अगर मान लो मेरे पास में एसिड है, जैसे थर्ड एग्जांपल है आर सी डबल बॉन्ड ओ या आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आ जाएगा ओ एच। अब यहां इसकी रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, तो PCl3 अलग, Cl अलग और Cl अलग। सामने देखो बस। अरे हाँ जी, जैसे ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो, ये RCOCl अलग, इधर से HCl अलग और POCl3 अलग। बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आर सी डबल बॉन्ड ओ और ठीक है एल्केनोइल हैलाइड, इधर से बनेगा HCl और क्या बनेगा इधर से POCl3। ठीक है, इस तरह से। अगला अगर फोर्थ है, जैसे यहां आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आर डैश। अब अगेन इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से करा दे तो PCl3 Cl अलग, Cl अलग, RCOCl अलग से गायब, इधर से गायब, RCOCl इधर से गायब। तो क्या बन जाएगा, RCOCl। आप नोट करते जाएं साथ साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है खास। और बीच में बनेगा POCl3। आगे क्या बात समझ में? अगर ये बात समझ आ गई तो मुझे इसका प्रोडक्ट बताएं PCl5 के साथ क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट बताएं PCl5 के साथ क्या बनेगा। चलो अपन देखते हैं सामने। यहां पर PCl3 अलग करोगे, Cl अलग करोगे, Cl अलग करोगे, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, यही बनेगा। इधर क्या बनेगा, RCOCl और बनेगा POCl3 और बनेगा R-Cl। इसमें क्या बनेगा, एक तो POCl3 बनेगा, तो PCl3 इसके पास आएगा, इसके पास एक इधर Cl और एक इधर Cl। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां पर, अब एक मिनट, यहां पर एक तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, सुना सुना ढंग से, एक तो POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो जब यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाहर गया तो किसकी दो वैलेंसी फ्री हुई, कार्बन की, ना कि कार्बन और नाइट्रोजन की। तो कार्बन की ही दो वैलेंसी फ्री हुई, तो जो क्लोरीन बचे हैं वो किससे लगेंगे, कार्बन से लगेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा RCCl Cl, इधर आ जाएगा NH2 और इधर क्या बन जाएगा POCl3 बन जाएगा। ये वाला जो है थोड़ा सा, एक मिनट पहले ये समझ लो, ये वाला थोड़ा सा अच्छा केस है।
अगर यहां अपन इसकी रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, अब PCl5 तो PCl3 अलग, Cl अलग और Cl अलग। अब एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम समझाता हूं आपको। यहां हो क्या रहा है, यहां पर थोड़ा मुश्किल है रिएक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये इस बेंजीन रिंग के साथ में क्या है, रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये अपना लोन पेयर जैसे ही इस कार्बन को देगा तो ये पाई इधर चला जाएगा, बोले तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इस ऑक्सीजन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप करें इतना नोट, सोचते हैं इसके बारे में। हो गया यहां तक? अब आप इसमें समझो, यहां मेरे पास में पी फिनॉल है। अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएं, PCl5 से कराएं, तो एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, कंबाइन करके लिख लेते हैं इसे, PCl5। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड के पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। नोट मत करना, पहले समझना इसको। तो यहां पर मेरे पास में ये 5Cl है। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इधर से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ऑक्सीजन जब डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैंने बहुत बार बोला है, अटैक वाटर करता है लेकिन जुड़ता केवल OH है। अटैक वाटर करता है लेकिन जुड़ता केवल OH है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव आता है। मोर EN वाले पर पॉजिटिव, बगल में लेस EN के होते हुए। ऐसा थोड़ी होता है कि ताकतवर भूखे मर रहा है और कमजोर खाना खा रहा है, ऐसा नहीं होता, वो खाना छीन लेता है उससे। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन कर इसको भगा देगा। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना अपने पास में, ये बन गया ऑक्सीजन, और यहां आ जाएगा PCl4, Cl 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 और Cl। अब ये तो एक मॉलिक्यूल ने अटैक किया तब की बात है। अभी यहां पर और फर्दर अटैक हो सकता है, यहां और फर्दर अटैक हो सकता है। तो मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इधर OH इस तरह से बना देता हूं। ये अपना लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और फिर यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहां से H बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात आपकी? ठीक है, तो यहां से मैं 3 मॉलिक्यूल यूज कर लिए, इसके 3 मॉलिक्यूल अगर यूज कर लिए तो यहां से 3HCl बाहर निकल जाएगा, -3HCl। अगर 3HCl बाहर निकल गया तो 3 ही ग्रुप और अटैच हो गए। तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा
ये P इधर आ जाएगा OPH, इधर आ जाएगा OPH, दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं इसकी। यहां दो HCl बाहर निकल गए, तो एक OPH तो पहले से था, दो OPH और आ जाएंगे। अरे सही बात है क्या बेटा? दो OPH और आ जाएंगे इस तरह से। अभी भी यहां पर कितने Cl बचे हुए हैं? अरे दो Cl तो अभी भी बचे हुए हैं यहां पर, ठीक है। तो अगर दो Cl अभी भी बचे हुए हैं तो अब अपन क्या करा सकते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अपन इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं फिर, जुगाड़ वाले मैकेनिज्म से। यहां पर मेरे पास फिनॉल है, ये मेरे पास PCl3 Cl और Cl, वही जुगाड़ वाले तरीके से इधर से HCl बाहर गया, इधर से ये बाहर गया, इधर से POCl3 आ गया। ये Cl प्लस इधर से क्या आ गया, P डबल बॉन्ड O Cl3, Cl Cl Cl। और इस POCl3 की रिएक्शन मैं फर्दर फिनॉल से करा देता हूं, OH, ये आ जाएगा P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। इसके 3 मोल ले लो, क्या बाहर निकल जाएगा, 3HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा, फिनाइल कितने हो गए अपने पास, 3 हो गए क्या? अरे फिनाइल 3 हो गए, एक P हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं बताओ ना यार, 4 हो गए ना, 3 तो इधर आ गए और एक वहां पर है, तो क्या आ जाएगा, PO4। तो इसे बोलते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो फिनॉल की रिएक्शन जब PCl5 से कराते हैं तो ये दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, नोट कर ले बेटा। होता ये उसी तरह से जैसे अपन अभी कर रहे थे इससे पहले, पर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। हाँ जी, हो गया इतना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट।
तो मिथाइल के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये होते हैं गैस, और इथाइल के फ्लोराइड और क्लोराइड ये भी गैस होते हैं। बाकी सारे हायर मेंबर्स लिक्विड और सॉलिड है। हाँ हाँ बेटा, ये अरे ये एक्चुअली में देख, इसमें ये हटा ही नहीं ना लास्ट तक। फिनाइल के साथ में ऑक्सीजन तो अटैच ही है ना। वो तो इस तरह से यहाँ लग रहा है अपन को कि ये वो हटा है, एक्चुअली वो हटा नहीं है। ठीक है, पर अगर वह उस मैकेनिज्म से करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है वो, तो इसलिए अपन चीज़ों को सिंपल जुगाड़ वाले मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भाई हरिप्रिया, बॉइलिंग पॉइंट किन किन पर डिपेंड करता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट वही पहला मॉलिक्यूलर वेट पर, दूसरा सरफेस एरिया या 1/, ब्रांच पर। ठीक है, 1/, नंबर ऑफ ब्रांच। और ये ब्रांच ब्रांच कब देखते हैं अपन? जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। हो गया भाई? अब यहां हेलो एल्केन में, अरे एक हेलो एल्केन और दूसरे हेलो एल्केन में मेनली फोर्स कौन सा होगा? ये मॉलिक्यूल भी कैसा है? पोलर, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ये भी कैसा है? पोलर, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? किजोम फोर्स। तो आर एक्स के अंदर जो मेजर वंडरवाल फोर्स होता है वो कौन सा होता है? किजोम फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, और वही इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। तो आप लिखें मेजर फोर्स, मेजर फोर्स which affect which affect which affect interaction between different Rx molecules is
कीजोम फोर्स, कीजोम फोर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल वंडरवाल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर मेरे पास ये डाई हैलाइड है, हाँ जी, तो ये जो डाई हैलाइड है, अब ये एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं, ये याद करने वाला पॉइंट है। यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट और सेकंड पैकिंग एफिशिएंसी के। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जिसमें रिपल्शन सबसे कम रहे, स्टेबिलिटी अच्छी खासी रहे। तो बताओ सबसे अच्छी पैकिंग किसकी है? ये क्या है? ऑर्थो। ये क्या है? मेटा। और ये क्या है? पैरा। तो यहां पर जो सबसे अच्छी पैकिंग तो पैरा की है ना भाई, क्योंकि रिपल्शन कम होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का एक्चुअल ऑर्डर आता है ना, वो आता है पोम। पोम के नाम से याद रखिए पर मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट में एम सबसे लास्ट में आता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा सर बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी मेल्ट वही सबसे लास्ट में आता है, मेल्ट एम ही। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो ओपीएम होता है। ये प्रैक्टिकल ऑर्डर है, एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखने हैं। ठीक है, नोट कर लें बेटा। हाँ जी, अरे हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कि पानी में? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर भी सेम ही केस है। नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी। alkyl halide are less soluble in water and more soluble in organic solvent.
हो गया भाई। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन सॉल्युबिलिटी को और समझने की कोशिश करते हैं फर्दर। आप चीजों को समझो कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहां मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास H2O है, तो H2O है तो H2O के बीच में H बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन है। इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास RX है, तो इधर RX और RX के बीच में इंटरेक्शन है। अब आपको क्या करना है, इस RX को पानी में डिसोल्व करना है, एल्काइल हैलाइड को पानी में डिसोल्व करना है। तो आपने उठा के इसको इसमें डाल दिया। अब डालने से थोड़ी होगा, यहां क्या होगा, अब ये दोनों आपस में मिले। अपन चाहते हैं कि RX और पानी के बीच में बॉन्ड बने, तो इसके लिए क्या करना होगा, वाटर वाटर के बीच में बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करना होगा ताकि वाटर उधर से फ्री हो। इधर से RX के बीच को बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इधर से RX फ्री हो, और फिर उनको जोड़ना होगा। इन जनरल देखो स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज होगी तभी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। तो यहां क्या होता है कि इस वाटर वाटर के बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक करने और RX के बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक करने में यहां एनर्जी रिक्वायर होती है ज्यादा। और जब ये एल्काइल हैलाइड और पानी के बीच में इंटरेक्शन होता है तो यहां उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसका मतलब नेट एनर्जी यहां क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कहां से लाए एनर्जी भाई, डिजोल्व होना किसे बोलते हैं। अपन एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के चले गए और 2 घंटे बाद घूम घाम के आ गए, 2 घंटे बाद में देखे ओ शिट, ये तो पानी, नमक तो घुल गया पानी में। मतलब कौन घोल रहा है उसे, अपन थोड़ी घोल रहे हैं। नहीं अपन ने एहसान किया पानी में डाल के उसे, नहीं आप तो ऐसे तो 1000 चीजें मिला दो, सब थोड़ी डिजोल्व हो जाएंगी। तो एफर्ट तो उसको खुद को करना पड़ रहा है भाई, ठीक है। तो नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है क्योंकि डिजोल्व होने के बाद में स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज एनर्जी ज्यादा होती है। तो ज्यादा रिलीज एनर्जी, यहां अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा होती है ना तो वो इन बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर देती, फिर से इंटरेक्शन अच्छा होता, फिर एनर्जी रिलीज होती, फिर बाकियों को ब्रेक कर देती। लेकिन यहां रिलीज तो हो रही है कम और चाहिए ज्यादा, तो वो डिफरेंस कहां से आएगा, वो डिफरेंस प्रोसेस शुरू में तो स्टार्ट हो जाएगा 1-2 बार रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी अवेलेबल है, थोड़ी देर में सारा कंज्यूम हो जाएगी एनर्जी। अब तो भाई यहीं से जो जनरेट होगी ना वही से ब्रेक करेगी। ये फिर वही बात कि बिजनेस कंटिन्यू कब तक चलेगा, तब तक बिजनेस, जब तक बिजनेस खुद पैसा जनरेट नहीं करेगा तब तक नहीं चलेगा। फिर जब वो पैसा जनरेट करने लगेगा, ठीक है, कि जितनी इनकम जितनी लागत है उससे ज्यादा पैसा बन रहा है वहां से, ठीक है, तो फिर वही पैसा वापस इन्वेस्ट किया, फिर वापस साइकिल चलता रहा। अगर मान लो आउटपुट तो कम आ रहा है और अपन ने इनपुट ज्यादा दे रखा है, वहां पर खर्चा ज्यादा है और कमाई है नहीं वहां पर, तो बंद हो जाएगा थोड़ी देर टाइम बाद। यही हो रहा है यहाँ पर भी। यहाँ शुरू में एनर्जी ब्रेक, इनको ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए ज्यादा और बाद में रिलीज हो रही है कम, तो भाई वो प्रोसेस नहीं होगा। जबकि यहां पर अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता ना तो लगभग जितनी एनर्जी इनको ब्रेक करने में चाहिए उतनी एनर्जी वहां से बाहर रिलीज होती है, तो फिर वो साइकिल मेंटेन हो जाता है, ठीक है। पर यहां मेंटेन नहीं होगा। तो ये कहानी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड पानी में कम होती है और इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप चाहो तो, क्योंकि अब ये हर चैप्टर के लिए ही है, तो आप एक बार इसे लिख ही लो, थोड़ी सी थ्योरी है इसके बारे में, लिखो। चलो रहने दो, आपको आगे अगला पॉइंट समझते हैं अपन। नेक्स्ट लिखो डेंसिटी। जो बात मैंने सारी समझाई थी बस, डेंसिटी, पानी की जो डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है डेंसिटी मिथाइल फ्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड।
इसमें लंबी चौड़ी कहानी है, ये आप एनसीईआरटी से देख लेना। मैं जो अभी सॉल्युबिलिटी में बोला ना, इसके ऊपर आप देख लो एनसीईआरटी। सारी कहानी जो समझाई वो लैंग्वेज की फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखी है। और डेंसिटी जो पानी की होती है ना, वो कम होती है मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। डेंसिटी होती क्या है? मास बाई वॉल्यूम। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। तो ब्रोमाइड और आयोडाइड का मोलर मास ज़्यादा होता है, उनका मोलर मास ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट लिखो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर आपने सुना ही होगा क्यू इंटू डी होता है। म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है, क्यू इंटू डी। अब आप मुझे एक बात बताओ, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इनके म्यू नेट का ऑर्डर बताओ। बोलो, इंक्रीज की डिक्रीज? यहां इनका डिक्रीज होगा ऑर्डर। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। सारे पड़ोसी एटम सेम हो और सेंटर पे कोई भी लोन पेयर ना हो तो उसका बॉन्ड एंगल रेगुलर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सारे पड़ोसी एटम सेम हो, सेंटर पे लोन पेयर ना हो तो डाइपोल मोमेंट 0 आता है उसका। इसका मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ रहा है ना वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। और इसमें एक ऑर्डर और था, एक्सेप्शन में थे दोनों के दोनों, CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I, ये भी इसके म्यू नेट का ऑर्डर है। ठीक है, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वहां दो एक्सेप्शनल केसेस में नोट किया था अपन ने। मैंने वहां समझाया था म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है और क्यू और डी में डोमिनेटिंग कौन होता है? चार्ज डोमिनेटिंग होता है। लेकिन CH3Cl में देखो चार्ज डोमिनेटिंग नहीं है, यहां बॉन्ड लेंथ डोमिनेटिंग है। CH3Cl में कौन डोमिनेटिंग है? तो बोले तो बॉन्ड लेंथ डोमिनेटिंग है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड पोलैरिटी के। बॉन्ड पोलैरिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN के, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। जैसे एक एग्जांपल है, ROH, RX और RH, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। बताओ, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जैसे एक कंटेनर में अल्कोहल रखा है
तो अल्कोहल अल्कोहल में क्या होगा आपस में, H बॉन्ड। दूसरे कंटेनर में RX रखा है, तो RX में क्या होगा वहां पर, किजम फोर्स, किजोम फोर्स। और ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, तो यहां क्या होता है, लंदन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स या सिंपल डिस्पर्जन फोर्स। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, H बॉन्ड, फिर किजोम होता है, डिबाई होता है, और सबसे वीक होता है लंदन। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा, इनके इंट्रैक्शन कहाँ स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग। RI, RBr, RCl और RF, बताओ इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये सारे ही कैसे हैं, पोलर। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, पोलर है क्या, अरे बोलो ना भाई। अगर पोलर है, पोलर, तो पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यानी किजोम फोर्स, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किजोम फोर्स के, किजोम फोर्स जो कि क्या है, एक वांडरवाल फोर्स। और आपको पता है वांडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वही पहला मॉलिक्यूलर वेट पर और दूसरा 1 ब्रांच पर। तो यहां ब्रांच ब्रांच का तो लेना देना ही नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, RI का। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो इसमें किजोम फोर्स भी सबसे ज्यादा, इस तरह से। हाँ जी बेटा, डेल्टा डेल्टा EN से, डेल्टा EN क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना। और उससे क्या आएगा, यहां पर चार्ज ही तो आएगा, प्लस माइनस ही तो एक RF और दूसरा RF, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा। देख, आप मुझे ये नहीं बताना कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये बताना है कि एक कंटेनर में मेरे पास ये है RI, दूसरे कंटेनर में RBr, तीसरे कंटेनर में RCl, इस तरह से है। अब यहां इस RI और इस RI में इंटरेक्शन ज्यादा है कि इस RBr और इस RBr में इंटरेक्शन ज्यादा है। मुझे इंटरेक्शन चेक करना है इनमें, जिन लिक्विड में इंटरेक्शन ज्यादा होगा वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वहां वेपर आसानी से नहीं बनेगी। तो ये तो पोलर है सारे के सारे। पोलर में कौन सा फोर्स होता है, किजोम फोर्स, और किजोम फोर्स एक वांडरवाल फोर्स है। वांडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट पर, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बताओ ज्यादा किसका होगा। अब आप कैसे भी चेक कर लो, चाहे तो वैसे तो किजोम फोर्स से चेक करना चाहिए, ठीक है, पर डेल्टा EN से करोगे तो भी वही आएगा। अच्छा, ये कैसा कार्बन है, sp3, sp3 कार्बन है नहीं, तो इसकी EN कितनी है, कार्बन sp3 इसकी EN होती है 2.5, और क्लोरीन की EN कितनी है, 3। ये कार्बन कैसा है, कार्बन sp2 इसकी EN है 2.75 और इसकी EN कितनी है, 3। तो भाई अगर मैं डेल्टा EN देखूं, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू नेट के,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा ई एन के। ठीक है, अब यहां आप कैसे भी चेक कर लो बेटा, यहां डेल्टा ई एन ज्यादा है ना, तो यहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। अरे 6 हाइड्रोजन हटा के तो 3 पाई लगाते हैं, तो यहां पर म्यू नेट ज्यादा है इसका, क्योंकि डेल्टा ई एन ज्यादा है, डेल्टा ई एन ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ज़्यादातर केसेस में अपन म्यू नेट से देखेंगे, है ना। तो आप इस आर आई वाले को थोड़ा स्टार कर लो कि भाई इसको तो इसी तरह से देखना है, आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ वाला, उसको म्यू नेट से नहीं देखना अपन को। अरे समझ गए क्या, कंफ्यूजन से बचना है तो इस वाले के आगे स्टार कर लो कि उसको तो अपन को किजोम फोर्स से देखना है और बाकी सबको म्यू नेट से। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अरे डिफरेंस निकाल लेना 3 और 0.75 के बीच का यार। यहाँ डेल्टा ई एन कितना है, 3 - 2.75 0.25। यहाँ डेल्टा ई एन कितना है, 3 - 2.5 0.5 है ना भाई। वैल्यूज लिख दी, मुझे लगा तो आप तो डिफरेंस निकाल लोगे। वैल्यूज लिख दी थी ना मैंने। ठीक है, चलो इतना नोट हो गया। हाँ जी, अरे यहां तक नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पहला लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर वहां पढ़ चुके हैं, वहां अगर थोड़ा सा याद हो, अरे क्या हो गया, यहां एक तो लेते हैं अल्कोहलिक KOH, नोट करो भाई। अल्कोहलिक KOH से क्या यूज करते हैं अपन, अरे अल्कोहलिक KOH किस लिए लेते हैं, क्या करता था ये, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। अगर यहां विसिनल हैलाइड होता था तो क्या करता था ये, RCH CH2, इधर भी हेलोजन इधर भी हेलोजन, अपन क्या यूज करते थे, जिंक और हीट, वो क्या करता था, डीहेलोजनेशन, डीहेलोजनेशन। बाकी डिटेल के लिए आप वहां पढ़ लेंगे, तो लिखो, नोट कर लो इतना।
सेकंड लिखूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। एल्कोहलिक KOH का कैसा मैकेनिज्म था? E2 मैकेनिज्म था। इसका भी कैसा मैकेनिज्म था? E2 मैकेनिज्म था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। E1 E2 याद है थोड़ा सा आपको? E1 में क्या होता था? पहले स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता था। अल्कोहल में पहले अपन H प्लस का अटैक कराते थे। H2O अच्छा लिविंग ग्रुप बनता था, लीव होकर वहां से बाहर निकलता था। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता था, फिर सेकंड स्टेप में बेस आता था, फिर एल्कीन बनाता था। और E2 में क्या होता था? एक स्टेप से ही हैलोजन बाहर निकल रहा है, इधर से हैलोजन बाहर, इधर से हाइड्रोजन बाहर, और बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी वहां पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहली रिएक्शन है ए, यूनिमोलिक्यूलर NSR रिएक्शन। इसे बोलते हैं SN1, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन। हाँ जी, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इधर मेरे पास R1 है, इधर R2 है, इधर R3 है, इधर हैलोजन है। नहीं, बस अब नोट नहीं करना, पहले सामने देखना, समझना। यहां अपन क्या यूज में लेते हैं? यहां एक वीक बेस यूज में लेते हैं, वीक बेस। ठीक है, न्यूट्रल बेस। जैसे या तो अपन यहां पर H2 यूज में ले लें, HOH, या ROH यूज में ले लें, इस तरह से। तो यहां क्या हो जाएगा? ये H और X, ये HX यहां से बाहर निकल जाएगा, या RX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये मान लेता हूं अभी तो मैं, HX बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही HX बाहर निकला तो क्या आ गया यहां पर? R1CR2, इधर आ जाएगा R3, और इधर आ जाएगा क्या? OH। हैलोजन बाहर गया और OH अटैच हो गया, हैलोजन को हटाकर OH जुड़ गया, हैलोजन को हटाकर OH जुड़ गया। अब यहां पहले पर इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इसका मैकेनिज्म, पहले होता है स्टेप 1, ये R1, ये कार्बन, ये R2, ये R3, इधर हैलोजन। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका स्लो स्टेप या RDS स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा? ये मेरे पास हैलोजन बाहर निकल जाता है, यहां से हैलोजन बाहर निकल जाएगा, इधर आ जाएगा R2, इधर आ जाएगा R1, इधर आ जाएगा R3। ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन।
इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अब जब जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो अपन क्या बोलते हैं वहां पर? रीअरेंजमेंट पॉसिबल। सैचुरेटेड कार्बोकैटायन में ही रीअरेंजमेंट हो सकता है, बाकियों में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, तो ये कार्बन है, इधर R2, इधर R1, इधर R3, इधर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या है? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये इसका स्टेप सेकंड। और ये कैसा स्टेप होता है इसका? फास्ट स्टेप। रिएक्शन की रेट फास्ट स्टेप पर डिपेंड करती है क्या? नहीं, रिएक्शन की रेट केवल किस पर डिपेंड करती है? स्लोवेस्ट स्टेप पर, जिसे RDS स्टेप बोलते हैं। अब ये क्या होगा? ये वाटर यहां पर अटैक कर देगा, वाटर अटैक करेगा, जुड़ेगा OH। अरे समझ में आती बात आपको? तो यहां क्या हो जाएगा? ये एक मिनट, तो देखो यहां क्या होगा? पहले अब ये सेकंड स्टेप में ये अटैक करेगा, तो यहां जाएगा कार्बन, अगेन वही। अब यार ये ना, ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन, यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ढंग से समझना इसकी एक एक बात को, अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो बताओ ये जो वाटर है, ये वाटर कहां से अटैक करेगा? ये आगे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, या कहीं से भी कर सकता है? प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर। जैसे मानो ये कार्बन होता और ये R2, R1, R3 इधर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। अब इधर कार्बन है, इधर ये झुके हुए हैं आगे की तरफ। तो अगर किसी को अप्रोच करना होता है इस कार्बन को, तो ऑब्वियसली इधर से तो अप्रोच नहीं कर पाएगा, इधर से तो इनका क्या होगा? हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस। ये जाने नहीं देंगे उसके अंदर तक। तो ये कहां से अटैक करेगा? ये बैक साइड से अटैक करेगा। लेकिन अगर ये इस तरह से है, प्लेनर, अब प्लेनर है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है फ्रंट साइड से अटैक करने की भी और बैक साइड से अटैक करने की भी, यस और नो? ठीक है, तो यहां पर दोनों साइड से अटैक करता है। और अटैक होने के बाद अगर ये कायरल सेंटर बन गया, अगर ये कायरल सेंटर बन गया तो 50% R बनेगा और 50% S बनेगा। 50% स्मॉल d बनेगा, 50% स्मॉल l बनेगा, क्योंकि जब आगे से अटैक करेगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है PPL को, और जब पीछे से अटैक करेगा तो वही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो क्या बनेगा यहां पर? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पर यह आ जाएगा R2, इधर R1, इधर R3। शुरू वाले में देख लेते हैं, जैसा शुरू वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये R2 इधर है, R3 इधर है, R3 इधर है, R2 ऊपर, R3, ठीक है। एक बार तो OH कहां से आ जाएगा? सामने से आ जाएगा। और एक बार मैं इसको उल्टा कर देता हूं, तो R2 तो इधर ही रह जाएगा, R1 इधर आ जाएगा, R3 इधर आ जाएगा, और OH कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये क्या बनेगा मेरे पास में? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। आई बात समझ में आपको? तो जब ये अटैक करेगा यहां से क्या बाहर निकलेगा? H+ बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, फिर अगर रीअरेंजमेंट होगा तो वो हो जाएगा, और फिर सेकंड स्टेप में जो फास्ट स्टेप होती है, वाटर अटैक करता है। वाटर अटैक होने के बाद में क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। अटैक वो sp2 है, तो अटैक होने की प्रोबेबिलिटी दोनों साइड से इक्वल है, चाहे फ्रंट से अटैक हो चाहे बैक से अटैक हो। आप इस रिएक्टेंट को देखो बेटा, अगर यहां सामने से अटैक होगा, सामने से, तो हेलोजन हटेगा, OH इधर ही आ जाएगा। और अगर बैक साइड से अटैक होगा तो इस R1 की बढ़ेगी लात,
ठीक है, ये R1 चला जाएगा आगे की तरफ, जैसे पीछे से OH आएगा ना, तो ये R1 तो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो X निकल चुका है, R1 आगे आ चुका है, और पीछे कौन आ जाएगा, OH। तो आप एक बार देख लो यहां पर, यहां पर पहले जिधर से X था उधर ही OH जुड़ गया, फिर दूसरे साइड में अपोजिट साइड में OH जुड़ गया, ये नोट कर लेंगे। इस पहले वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और इस सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिटेंशन का मतलब जिधर हैलोजन था उधर ही OH आया है, और इन्वर्जन का मतलब जिस साइड हैलोजन था उसके अपोजिट साइड में OH आया है। सुनो, वैसे थ्योरेटिकली तो 100% रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, थ्योरेटिकली तो 100% रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, पर एक्चुअल में क्या होता है बताऊं? एक्चुअल में जो इन्वर्जन होता है ना, वो हल्का सा ज्यादा होता है, क्योंकि जिस साइड से हैलोजन निकल रहा है ना, अभी वो हैलोजन निकल ही रहा है, यहां के रास्ते में ही है, और उधर से ही वाटर अटैक कर देता है, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन तो होता है बीच में उनका। तो थ्योरेटिकली बोलेगा तो 100% रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, 50% ये 50% वो, लेकिन एक्चुअल में इन्वर्जन प्रोडक्ट स्लाइटली मोर होता है रिटेंशन से। तो अब एक पॉइंट लिखो बेटा, देखो इन जनरल
if chiral Rx is given, then racemic mixture will obtain लिखें theoretically 100% racemic mixture is obtained, but actually retention product is slightly more than नहीं सॉरी, मतलब हाँ तो रिटेंशन स्लाइटली लेस देन हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन प्रोडक्ट इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। पीछे से अटैक करने में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपन।